राम राम जी, कैसे हैं आप लोग। कल थर्ड T20 के साथ वेस्ट इंडीज का इंडिया टूर विनलेस के साथ समाप्त हो गया और वेस्ट इंडीज जो इंग्लैंड को अपने होम टर्फ पे हरा के आ रही थी। हमें उम्मीद था कि वेस्ट इंडीज कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि वो तो T20 के धाकड़ प्लेयर भी माने जाते हैं, लेकिन एक आध दो प्लेयर को छोड़ के बाकी वेस्ट इंडीज की टीम में कोई नहीं चला, जैसे कि निकोलस पूरन और पॉवेल। वही जो थे कि पूरे सीरीज में वेस्ट इंडीज की तरफ से स्कोर कर रहे थे और ऐसे उनके बॉलर ने अच्छा बॉलिंग किया कि T20 में 170-180 रन का स्कोर पे ही रोक देना बल्लेबाज को, और वो भी इंडिया जैसे बल्लेबाज को जो अभी डिफेंडिंग T20 में फर्स्ट रैंक है। तो आप कह सकते हैं कि उनकी बॉलिंग कुछ हद तक अच्छी देखने को मिली, लेकिन बैटिंग में निराशा एक दो प्लेयर को छोड़ के हमें लगी। और बात करते हैं मैच के बारे में भी। इस पूरे मैच में जब भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई और हमें लग भी रहा था कि जब आप 3 मैचों की T20 सीरीज में आप कब्जा कर चुके होते हैं तो आप नए प्लेयर को मौका भी देना चाहेंगे। वही हुआ भी कि जब थर्ड T20 मैच हुआ तो गायकवाड़ को मौका मिला, आवेश खान ने डेब्यू किया और इसमें विराट कोहली को रेस्ट दिया गया, ऋषभ पंत को भी रेस्ट दिया गया और श्रेयस अय्यर को भी मौका दिया गया। जब बैटिंग करने के लिए आए तो हमें रोहित शर्मा चौथे डाउन में उतरे क्योंकि वो प्रॉपर ओपनिंग बल्लेबाज है, लेकिन वो चौथे डाउन में उतरे। जब शुरुआत में जब बैटिंग करने के लिए आए गायकवाड़ और ईशान किशन, गायकवाड़ कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए लेकिन 4 रन बना के वो चलते बने, लेकिन ईशान किशन ने इस पूरे सीरीज में वनडे में T20 में पूरा ही निराश किया कि उन्हें प्रॉपर एज ए ओपनर बैट्समैन के तौर पे यूज किया गया, लेकिन उनके बल्ले से रन नहीं बना। इस मैच में भी उन्होंने 31 बॉल पे 34 रन बनाया। एज ए ये T20 के हिसाब से प्रॉपर बैटिंग, वो भी शुरुआती 6 ओवर में जिस समय फील्ड रिस्ट्रिक्शन होती है, ये शुरुआती प्रॉपर बैटिंग नहीं था इनके। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ईशान किशन स्पिनर को अच्छी तरह से टारगेट करते हैं, लेकिन वो फास्ट बॉलर में मिस कर जाते हैं और विकेट दे के चले जाते हैं। वही कल हमने देखा था T20 में कि वो स्पिनर को टारगेट कर रहे थे और स्पिनर पे ही रन बनाया, स्पिनर ने उनका विकेट भी लिया। इसके बाद श्रेयस अय्यर को मौका मिला हुआ था, श्रेयस अय्यर ने बीच में ही मौका मिला गया, उनके कोहली की जगह पे मौका दिया गया और उन्होंने तेज पारी के लिए 16 बॉल में 25 रन बनाया और जो रन की जरूरत थी उन्होंने बनाया T20 के हिसाब से, ताकि अगले प्लेयर जब आए तो उन्हें मौका मिले। और वही हुआ भी कि उसके बाद रोहित आए, यादव आए। रोहित जरूर 7 रन बना करके चले गए, लेकिन यादव जब वेंकटेश अय्यर आए तो उन्होंने पिछली मैच की तरह ही इस बार भी धाकड़दार उन्होंने पार्टनरशिप किया और यादव ने 65 रन बनाया 21 बॉल पे और श्रेयस अय्यर ने 19 बॉल पे 35 रन बनाया। उन्होंने दिखाया कि अब हमें जहां तक लग रहा है कि भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम था वो कुछ हद तक T20 में हमें यादव और श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर का जो ट्रायो है उन्हें कुछ हद तक हमें सॉल्व होते हुए दिख रहा है। लेकिन किसी तरह भारतीय टीम अपनी लास्ट ऑर्डर के बैटिंग के बदौलत 184 रन बनाने में सफल रही 5 विकेट खो करके। और वेस्टइंडीज की बॉलिंग की बात किया जाए तो उनके बॉलरों ने भी अच्छी बॉलिंग की कि उन्होंने रेगुलर इंटरवल पे जब विकेट गिरते रहता है ना, तो जो टारगेट हमें जब शुरुआत में रन बन रहे थे तो हमें 200 तक लग रहा था, लेकिन जब विकेट गिर रही थी रेगुलर इंटरवल पे, होल्डर ने 1 विकेट लिया, रोमेरियो, चेज, वाल्स और ड्रैक्स ने 1-1 विकेट लिया, तो वो जो 200 रन हमें टारगेट दिख रहा था वो 184 रन पे आकर के सिमट गई। अब मैं जब वेस्टइंडीज की बैटिंग के बारे में बात करता हूँ, वेस्टइंडीज को बनाने के लिए 185 रन चाहिए था, लेकिन मैंने कहा था कि वेस्टइंडीज की बैटिंग लाइनअप कुछ खास नहीं कर पा रही है। 1-2 बल्लेबाज ही उनके तरफ से रन बना रहे हैं और कोई भी रन नहीं बना रहे हैं। उस मैच में भी यही हुआ कि शुरुआती बल्लेबाज जब मेयर और होप आए थे उनके तरफ से भी कुछ प्लेयर को मौका दिया गया, कुछ नहीं कर पाए।
और 6 रन 8 रन बना करके चलते बने। और पूरन जो रन बना रहे हैं पूरे वनडे में और T20 में, उन्होंने 61 रन बनाया। पॉवेल जो पिछले मैच में मैच को एकदम करीब तक लेके चले गए थे लेकिन वो मैच को फिनिश नहीं कर पाए, उन्होंने 25 रन बनाया। उनके बाद किसी तरह विकेट जब लगातार गिर रहे थे तो किसी तरह वो नजदीक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। रॉस्टन चेज 12, रोमेरियो 29 रन बना के मैच चलते रहा। और इसी क्रम में चहर ने झटका दिया, शुरुआत में 2 विकेट लिए। अय्यर ने मिडिल ऑर्डर में 2 विकेट लिए। उनके जब मिडिल ऑर्डर शुरुआती ऑर्डर जब कोलैप्स हो गई तो ठाकुर ने लास्ट में 2 विकेट ले लिए। और आपके हर्षल पटेल, जिन्हें आईपीएल में पिछले साल के परफॉर्मेंस के लिए इन्हें इनाम दिया जा रहा है, और इन्होंने डेथ बॉलिंग में मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग करके इन्होंने दिखाया कि किस तरह बॉलिंग किया जाता है, और इन्होंने 3 विकेट लिया। और जो भारत की तरफ से डेब्यू कर रहे थे आवेश खान, वो खासी महंगे साबित हुए। वो विकेट नहीं ले पाए। 4 ओवर में 42 रन देना, वो भी T20 में। हमें उनकी बॉलिंग देख के लग रहा था कि वो अभी पहला मैच था, वो स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी बॉल जो थी शॉर्ट में थी, जो हिट करने में बैट्समैन को काफी मदद मिल रहा था, इसलिए उनके बॉल को टारगेट किया गया। उनके बॉलिंग लाइनअप को जरूर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह वो पिटाते रहेंगे। वो पिटाए भी। 4 ओवर में 40 रन देना बहुत ही महंगे ओवर साबित हुए। और लेकिन उम्मीद है कि वो जब आगे आएंगे बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए अगले मैच में जब उन्हें मौका दिया जाएगा तो वो इसमें सुधार भी करेंगे। अब इसी पूरे क्रम में हमें एक इंडिया की जो कैप्टनसी रोहित शर्मा की देखने को मिली। कुछ मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन हमें देखने को मिले जिन्हें ट्राई किया गया। कुछ ओपनिंग कॉम्बिनेशन में चेंज किया गया, कुछ बॉलिंग में भी चेंज किया गया, क्योंकि इस पूरे सीरीज में बुमराह रेस्ट में थे, मोहम्मद शामी टेस्ट के लिए ही अब परफेक्ट हो गए हैं। कुछ नए प्लेयर को मौका दिया गया, प्रसिद्ध कृष्णा को भी मौका दिया गया, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। और भारतीय टीम इस वनडे और T20 सीरीज को अपने नाम करने में सफलतापूर्वक हासिल भी कर सकी इस नए कॉम्बिनेशन के साथ। चलिए, हमें उम्मीद है कि जो कुछ प्लेयर के जो खामियां हैं वो भी सुधार करना चाहेंगे, और हमें आने वाले जो 2022 में वर्ल्ड कप है या फिर नए नए बिग लीग्स हैं जिनके लिए टीम को प्रिपेयर किया जा रहा है, उसके मद्देनजर इसी तरह परफॉर्मेंस दे, कॉम्बिनेशन ढूंढें और परफेक्ट 11 को तलाश करें। चलिए, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। हम हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।